बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एम्बेसडर शमशाद अहमद खान साहब आज हमारे गेस्ट हैं। शमशाद साहब, आपको पता है ये इनको बड़ी मुश्किल से लोग सेलेक्ट करके बुलाते हैं, ये नहीं आते हैं बिकॉज़ इनके लिए इश्यूज़ ज़्यादा मानी ख़ेज़ हैं। ये छोटी जो ज़ातियात की और शख्सियात की बातें नहीं करते और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि शमशाद साहब ने आज मेरी दावत कबूल किया। शमशाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, शुक्रिया हैदर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शमशाद साहब, पहले जो सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क में इस वक्त सामने है, हमारी जो जुडिशरी का मामला जो हमारे सामने एक अजीब सा खेल हो रहा है, उसके मुतालिक प्लीज आपकी क्या राय है? हैदर, मैं कोई भी आज बात करने से पहले एक मुश्ताक यूसुफी, आपने नाम सुना हुआ है, जी जी, उनकी बिल्कुल। हकायत से करनी चाहूँगा। और वो हकायत है एक जापानी महामंत्र इबादतगाह का एक जो पादरी होता है, उस महामंत्र के बारे में थी। उसका नाम था यूकियो। तो वो शेरों को सुधारने में बहुत शोहरत, हैरत अंगेज शोहरत रखता था और उसकी सदाई हुई शेरनियाँ कहा जाता था कि वो इंसानी बच्चों को भी अपना दूध पिलाकर बड़ा कर देती थी। तो एक दिन एक शहज़ादा, जापानी शहज़ादा, जिसको ये यूकियो के जो शेरों की करतब शोहरत सुनी थी, तो वो आया कि जी मुझे अपने शेरों के करतब दिखाओ। तो उसने 4 शेर 5 शेर पढ़े थे जो दिखाए उसने, और उसने कहा कि ये शेर जो हैं, ये जो 5 शेर पड़े हैं, ये तो बड़े, शहज़ादे ने कहा, ये तो बड़े मरियल से हैं, मुरक्कल से हैं, और ये मक्खियाँ बना रही हैं और चिचड़ियाँ इन पर रेंग रही हैं। ये कैसे शेर हैं? कहता है कि जहाँ पनाह, ये शेर मेरी सारे शेरों का जो शाहकार है ना, ये वो शेर हैं, पाँचों शेर। उसने कहा, अच्छा क्या करते हैं? कहता है ये मेरी इबादतगाह की हिफाजत करते हैं। और 4 शेर जो हैं वो चारों तरफ से, बाहर से दीवारों की हिफाजत करते हैं, मशरक, मगरब, जनूब, शमाल। तो वो फिर शहज़ादा बोला कि ग़ालिबन ये जो 5वां शेर है, ये क्या काम करता है? उसने कहा कि ये बहुत, मेरा सबसे ज़्यादा खूनख्वार शेर है और सबसे ज़्यादा वफ़ादार शेर है। कहता है कि ये क्या करता है? कहता है कि ये दीवारों की बजाय ये इस घर की, इस इबादतगाह की अंदर के दरवाजे, जो मेन दरवाज़ा है उसके अंदर बैठता है। कहता है ये कैसा शेर हुआ जो अंदर से हिफाजत करता है? कहता है ये इतना खूनखार है कि बाज़ घरों को अंदर वाले ही ढा देते हैं, तो ये उनसे हिफाजत करता है। 5वां शेर, तो ये उनसे हिफाजत करता है। और तो यकीनन आज ये बात करते वक्त हमारे जहनों में एक बात क्लियर हो जाती है कि 4 जो शेर हैं वो तो चलिए हमारी फौज के बराबर हैं, जो कि मशरक से, मगरब से, शमाल से, जनूब से बैरूनी जारियत को, एग्रेशन से हमें महफूज रखती है। लेकिन ये 5वां शेर जो है, ये जो शेर है, ये जो है, ये 5वां शेर जो यानी समझ नहीं आता कि ये कौन है। तो मेरी नज़र में ये जो है, ये आज लगता यूँ है कि आज जुडिशरी के बहरान, या ये जो आइन के हवाले से, या हमारे इंतखाबात के हवाले से जो क्राइसिस है, ये इस क्राइसिस के हवाले से शायद ये 5वां शेर आज कहीं से लागर है, मस्कीन है, लेकिन ये निकल आएगा। और ये वो शेर है जो, जिसने हमारा जो ख्वाब था, जो कायदे आज़म का ख्वाब था इस हमारी सल्तनत का, इस ममलिकत का, उसकी बराबर हिफाजत कर रहा है ये शेर 5वां। और आज के जिस किस्म के बहरान हैं, उनके हवाले से ये शेर कहीं ना कहीं से धाड़ता हुआ बाहर निकलेगा। और ये ऐसा वो शेर है जो गायब भी है, हाजिर भी है, जो मंजर भी है, नाजर भी है। और ये शेर है सारी खल्क़ खुदा, अवाम है पाकिस्तान के, जो तुम भी हो, मैं भी हूँ, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये वो शेर है। और अब वो वक्त आन पड़ा है जब हमारा ख्वाब
इस वक्त खतरे में पड़ गया है, हमारी ममलिकत खतरे में पड़ गई है। और इस किस्म के तूफान और क्राइसिस और बहरान हमारी जो 75 साल जिंदगी है आते रहे हैं पहले भी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सारा हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो इस किस्म के बहरानों से भरा पड़ा है। अभी हम आज़ाद ही हुए थे, उस वक्त से लेके 47 से लेकर, जबकि इंडिया ने अपने पहले 3 सालों में अपना आइन भी बना लिया, अपने मुल्क की जितनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी वो कर ली, लैंड रिफॉर्म्स कर ली, रियासतों को इंटेग्रेट कर लिया और ऐसा एक निज़ाम वाज़े कर लिया था जिससे वो एक रियासत के तौर पर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद यानी 1950 के बाद इंडिया बराबर इंतखाबात के ज़रिए से वहाँ हुकूमतें चेंज होती हैं, उनका निज़ाम एक आइन के ज़रिए से चलता है, उनका सुप्रीम कोर्ट इतना आज़ाद है कि आप यकीन नहीं कर सकते, वो सिस्टम एक चल रहा है वहाँ। ये और बात है कि वो आबादी के हवाले से गुर्बत है बहुत, लेकिन कम से कम इन 75 सालों में इंडिया ने इतना अपने आप को संभाल के रखा हुआ है कि हर इदारा अपना काम आइन के मुताबिक करता है। उनकी फौज के बारे में वो चाहे कुछ भी हो, यानी हम तो दुश्मन समझते रहे ना कि उनका इरादे हमारे बारे में अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम फौज ने अपने आप को बिल्कुल वो जो आइन का रोल होता है वो रखा है। और दुनिया के लिए वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बना हुआ है और हर तरफ से उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। और हम भी जब से स्टूडेंट थे, नौजवान हुए, अपनी नौकरियां शुरू की, जिम्मेदारी, हमारा भी यही ख्याल था कि हम हिंदुस्तान के बराबर क्या, हम शायद उससे आगे चलेंगे, क्योंकि हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है मेहदी, ये जो है दुनिया में ऐसा मुल्क कोई नहीं होगा जिसको इतनी जबरदस्त लोकेशन नसीब हुई। और लोग तो हमेशा, हमारे लोगों में इतनी वो है समझ की कमी, वो हमेशा कहते हैं कि हम बहुत आइसोलेटेड हैं। वो कहते हैं इंडिया बड़ा कनेक्टेड है, हालांकि इंडिया से बढ़कर दुनिया में कोई आइसोलेटेड मुल्क नहीं। वो एक तरफ समुंदर है, उसके एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, आगे बाहर निकल नहीं सकता इंडिया। और हम हैं हर तरफ से जुड़े हुए हैं, समुंदर, इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया। अब आप देख लीजिए एशिया के सारे जो इलाके हैं वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। तो उसके बावजूद बदकिस्मती ये है, और इसमें हुक्मरानियत की वजह है, वो उस वजह से हम, वो जो हमारी लोकेशन है वो हमारा एसेट होना चाहिए था। बदकिस्मती ये है कि इन 75 सालों में इसको हमने हमेशा अपना एक अलमिया बना के रखा हुआ है, एक मुसीबत बना के रखा हुआ है। और ये मैं उस वक्त भी कहा करता था जब मैं प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम करता था, उनको बताता था कि हमें ये करना है, ये करना है। खैर जितना काम मैं करवा सकता था मैंने करवाया अपनी जिंदगी में। और अभी मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने अगले लास्ट कुछ दिन हुए एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बहुत अपनी मायूसी का इजहार किया था, और मेरी मायूसी कोई बिला वजह नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने हम शुरू से लेकर इस रियासत को हमेशा एक बहुत बड़ा एक दुनिया में की ताकत समझा था कि ये हम इस्लामी दुनिया की लीडरशिप का रोल अपनाएंगे, और हम में थे सब चीजें मौजूद, और हमने अब तक इस्लामी दुनिया की लीडरशिप रखी अपने पास। यानी गल्फ की सारी रियासतें उनकी सलामती की और उनकी सालमियत की वो हमसे गारंटीज लेते रहे हैं। और मैं तो जिस जमाने में मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, मुझे अब तक याद है कि जब हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखाई थी तो जितनी खुशी इन अरबों को हुई थी, अरब मुमालिक को हुई थी, वो बहुत, जिस तरह हमें गले मिलते थे, मुबारकबाद देते थे, वो सोचते थे कि वो ताकतवर हो गए हैं। मैं इसी चीज को रखकर रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा ये सोचा करता था, बल्कि मेरी राब्ते जितने भी होते थे तुर्की के, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, मलेशिया के लोगों से, रिटायरमेंट के बाद भी मैं सबको ये कहा करता था कि हमें 7 या 8 इस्लामी मुल्कों को एक बड़ी जिम्मेदारी अपनानी होगी कि दुनिया में, जिस तरह मगरब ने एक नेटो बना लिया हुआ है जिसका सारा हवा पड़ा हुआ है दुनिया में, तो हमें अपना एक नेटो बनाना होगा इस्लामी। और उसमें यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश और ईरान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ये ममालिक थे मैंने सोचे हुए। और अफ्रीका का था कि इजिप्ट के अलावा एक और हो सकता था, नाइजीरिया भी हो सकता है। हमने इनफैक्ट इन्हीं लाइनों पर, मुझे याद है जब मैं सेक्रेटरी जनरल होता था इको का,
तो मैंने तुर्कों से मिलके एक D8 का यानी 8 मुल्कों की एक तंजीम बनवाई थी, और वो फिर बाद में मैं ट्रांसफर हो गया था, लेकिन वो बनी हुई है। मगर वो बदकिस्मती ये है कि ये तंजीमें बन जाती हैं और फिर उन पर उनका वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना पूरे रियासतों के, वो कर लेते हैं, वो आगे नहीं चलने देती बस। तो वो सबके साथ यही हो रहा है। तो मैं आ रहा हूं आप पाकिस्तान के हवाले से जो सर आपने एक सवाल पूछ लो, जो आपने अभी एक बात की थी, आपने कहा हिंदुस्तान की फौज ने इंटरफियर नहीं किया, वो कैसे, उन्होंने क्या किया सर कि उनकी फौज जो है वो मार्शल लॉ नहीं लगाई, हालांकि जी। देखिए ये बात तो कायदे आजम बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना पेशबीन होते थे, उनको पता लग जाता था, फौरन उनको पता चल गया था कि हमें अपनी फौज को अपनी जगह पे रखना है। हमें तो सिविल सर्वेंट्स को तो उन्होंने 1948 में ये नसीहत दी थी कि ये सियासतदान आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स और वजीर आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप लोग वहां हैं, आपने रियासत को तसल्सल देना है, कंटिन्यूटी देनी है, मगर इन डूइंग सो आपको कॉन्शियंस के मुताबिक काम करना है। फिर उन्हें कई चीजें बताई, रिश्वत और इस किस्म की चीजें, बेईमानी, उनसे बचना है। तो खैर वो सिविल सर्वेंट्स के लिए थी, लेकिन फौज के लिए उन्होंने ये बड़ा क्लियर कर दिया था कि आपने अपने आइन की मुकम्मल वो करनी है, अमल करना है। और बल्कि उनको अयूब खान पर कुछ शक हुआ, और शक किस वजह से भी था कि उसकी शोहरत कुछ ऐसी थी, बर्मा के फ्रंट पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फिर उनकी कुछ चीजें थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अयूब ने कायदे आजम को मायूस नहीं किया, कायदे आजम की रूह को यकीनन सुकून मिलेगा, क्योंकि अयूब खान ने जो आकर मुल्क को बचाया था, वो उन सियासतदानों के पंजों से बचाया था अयूब खान ने, जिन सियासतदानों ने, देखिए ना, हमने 47 से लेकर 56 तक 9 साल इन सियासतदानों ने जाया किए मुल्क के, ना आयन बना सके, ना मुल्क को कोई निजाम दे सके, कुछ भी नहीं किए सिवाय करप्शन के, और खास तौर पे ये पंजाब और सिंध के सियासतदान, और इन्होंने आपस में लड़ाइयां लड़ते रहे तो 9 साल। और उसमें फिर जब इस किस्म का माहौल हो, तो यकीनन मैं हमेशा फौज के इस रोल को डिफेंड करता आया हूं कि फौज ने मुल्क को बचाया इनके फंदों से, सियासतदानों के फंदों से। और अयूब ने फिर अपने दौर में कम से कम दुनिया में पाकिस्तान की साख बिठाई, मईशत के मैदान में, स्टेबिलिटी के मैदान में। मुझे कानून का इतना पता है कि अयूब के जमाने में हम लोग साइकिल पे आते थे अपने घरों से, तो रात को चूंकि हो जाती थी लाइब्रेरियों में पढ़ते वक्त, तो एक दफा मैं वापस जाने के लिए जब निकला तो मेरे साइकिल का जो डायनामो था वो खराब हो गया था, रात को बत्ती के बगैर साइकिल ही, तो मैं साइकिल को तांगे पर रख के अपने घर गया था। ये उस वक्त अयूब के जमाने में कानून की हालत। आज बदकिस्मती से ये है, और उस वक्त एक सिपाही खड़ा होता था यहाँ माल रोड के चौक पर, रीगल के चौक पर, और सबको खौफ होता था। हम साइकिल पे जाते थे, अगर डबलिंग हो रही होती तो दूसरा उतर जाता था, चौक क्रॉस करके फिर वो बैठता था, ताकि सिपाही एक बंदे का इतना रोब होता था। ये जो आज अगर आप देखें हमारी पुलिस को, वो क्रिमिनल्स के साथ खड़ी होती है। शमशाद साहब, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये वो तो बात आपकी, जो बात आप सही कह रहे हैं कि, और वो तो खैर निज़ाम उस जमाने का, मैं आई एम श्योर कि शायद जब पुलिस वो जो 11 साल जाएगी या 9 साल जाएगी, लेकिन मार्शल लॉ जो लगा, आज जो हम बैठे हैं ये फौजी इंटरवेंशंस की वजह से बैठे हैं ना। फौज 4 दफा आई मुल्क बचाने के लिए बतौर आपके, वो ही गंदे सियासतदान को लेके आई, 65 साल में से 61 साल इन्होंने हुकूमत की, आज मुल्क दिवालिया हुआ, तबाह बर्बाद हो रहा है, और आप कह रहे हैं अयूब खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आपका ख्याल, आप जो कहते हैं आपकी ये सोच है, मेरी सोच ये है कि उस वक्त फौज ने हमें बचाया, क्योंकि वरना ये तो मुल्क 7 साल भी ना चलता, ये बेच जाते। अभी बताइए ना, जो इन ओवर द डेकेड जो इन सियासतदानों ने किया है, लूट लूट के सारा माल पाकिस्तान से बाहर ले गए, वो बजाय 90 की दिहाई में आके करने के, वो बहुत पहले कर चुके होते, ये मुल्क पहले खत्म हो चुका था। तो सर इंडिया का बताएं, इंडिया ने कैसे रोके जर्नैलों को? फौज का रोल जो है
वो ये है कि वो सिर्फ अपना फौज का उनका अपना रोल है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्योंकि सिविलियन हुक्मरान फौज को हमेशा बुलाते रहे हैं, या तो मजबूरन के वो टेक ओवर हो जाती थी, मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाती थी, और या फिर ये खुद बुलाते थे आर्टिकल 245 लगा के। यानी हर सूरत में दो सियासतदान जिम्मेदार हैं हमारे हर बहरान का, पाकिस्तान के हर मसले का। मैं शुरू से इस बात पर यकीन रखता हूं कि अगर सियासतदान हमारे ऐसे होते जो जर्नैलों को कहते कि जनरल साहब दिस इज व्हाट आई वांट, और मैं सुना करता था अपने प्राइम मिनिस्टर से, वो हर रोज जब भी वो जर्नैल आता था तो वो कहते थे जनरल साहब हुण की करने से। तो मैं उस वक्त कहता था कि कब मेरा कोई मुल्क का ऐसा हुक्मरान आएगा जो जर्नैलों को कहेगा कि दिस इज व्हाट आई वांट। और वो जर्नैल, वो प्राइम मिनिस्टर आ गया था। बदकिस्मती यही है कि वो इसी वजह से उसको बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि उसने आके फौज को कहना शुरू कर दिया था कि भाई मैं अमेरिका की लड़ाइयां नहीं लड़ूंगा। हमारे लोग तो पिछले 70 सालों से लड़ाइयां लड़ लड़ के हमारा मुल्क कंगाल कर दिया है। वो लड़ाइयां जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़नी थी, वो मुशर्रफ खींच कर पाकिस्तान लाया था, और वो लड़ाई हमने लड़ी। लेकिन कितने, मेरा ख्याल 1 लाख आदमी हमारे शहीद हो चुके हैं। मैं लफ्ज अब शहीद नहीं अदा करना, क्योंकि इस किस्म के कॉजेस के लिए वो शहादत नहीं होती है जब आप किसी दूसरे की जंग लड़ते हैं। सही। आप यानी वो बन जाते हैं, क्या मुझे नाम अब टर्म्स नहीं आ रही हैं, कि उनके खादम बन के उनकी लड़ाइयां लड़ते हैं। अच्छा, मैं बताऊं कि ज़िया ने बड़ा रोल जबरदस्त प्ले किया है। देखिए ना, मैं बात कहता हूँ ना, आपने जो बात एक कैंपेन शुरू किया हुआ है ना फौज का, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूं कि ये मुल्क फौज के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, कतई नजर इसके कि कितनी खराबियां हैं, और हैं बहुत। पहले नहीं होती थी, अयूब के जमाने में कभी खराबी नहीं होती थी। हाँ, वो मैं कमजोरियां बताऊंगा जो जो हमने की हैं, लेकिन ये ज़ियाउल हक के जमाने में रियाया एक सबसे बड़ी खराबी का निशान था। शराब पीता था, औरतों के साथ वक्त गुजारता था, तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। मैंने उसके साथ, जब वो बीमार था, ज़ियाउल हक ने उसको वाशिंगटन भेजा इलाज के लिए। 2 हफ्ते मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मैं वाशिंगटन में था, साहबजादा याकूब मेरे सफीर थे। तो वो इतने नाराज थे यहाँ से कि उन्होंने कहा कि मैं इसका सामना नहीं करना चाहता इस शख्स का, और तुम ले जाओ शमशाद, इसको वॉल्टर रीड अस्पताल में इसका ख्याल रखो। तो मैंने वो गुजारे, तो वो बातें करता था, वो सारा जिम्मेदार भुट्टो को बनाता था कि भुट्टो ने मुझे एक्सप्लॉइट किया, मानता था वो, कहता मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूं। तो मकसद मेरा है, हर चीज पे सियासतदान है जिसने बेड़ा। भुट्टो ने, मैं बताऊं, मैं अगले दिन ही किसी से बात कर रहा था कि वो कहते तो ये हैं कि वो शहीद हुआ। अरे भाई, वो ठीक है, वो भी हो सकता है कि गलत केस हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भुट्टो ने जो कुछ अपने इक़्तिदार में किया, वो सबसे ज्यादा मोहलक रहा मुल्क के लिए। नेशनलाइजेशन की, रिलीजन को सियासत में लाया, ठीक है जी। और ये जो आजकल आईएसआई के बारे में बहुत शोर पड़ता है कि आईएसआई ये कर रही है, ये कर रही है, वो जो इंटरनल विंग है आईएसआई का, वो भुट्टो ने पैदा किया था। उसने दलाई कैंप बनाया कश्मीर पे, जेलम के दरिया पर, अपने ओपोनेंट्स को वहां मारता था लाके जाके। वो कोई सियासत जमहूरियत पसंद नहीं था। मैं खुद जानता हूं, एक दिन पेरिस आए पोम्पिडो के जनाजे पर प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ 80 बंदों का वफद था, हस्बे जो होती है सियासतदानों की, मार्को पोलोस की आदत। तो उसमें अकबर मुफ्ती भी था, और बड़े बड़े सारे सियासतदान थे। तो अकबर मुफ्ती और वो लॉबी में बैठे विस्की पी रहे थे। तो मैं तो बात साफ करता हूँ ना, तो शराब पी रहे थे। तो हम लोग, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर बैठा था, तो हम लोग देख रहे थे, और बातें भी हमें सुनाई दे रही। तो वो उसका अकबर मुफ्ती को कहता है कि मेरा प्यू जड़ा सी, माय फादर, वो एक रियासत का मुंशी होता था, और मैं देखो आज मुंशी होता था। वो हालांकि एक गलत बात है, वो जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर होता था। ये शाहनवाज भुट्टो की बात कर रहे हैं, सर शाहनवाज। हाँ, तो उसको बता रहा है नशे में ना, नशे में। मैं आज देखो दुनिया की बड़ी इस्लामी रियासत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे शर्म आती थी जब वो बात कर रहा था। फिर एक उसी दिन एक रिसेप्शन जब हो रही थी, वहां पे खालिद हसन और मैं यहाँ पे इधर खड़े थे। खालिद हसन हमारे एम्बेसी में काउंसलर था, मगर वो भुट्टो का
प्रेस सेक्रेटरी हुआ करता था, और फिर उसने उसको पेरिस काउंसलर बना के भेजा। जी। तो खालिद को बुलाया, खालिद इधर आओ। उसको कहने लगा, हाथ में ग्लास दोनों के, बुक्ति के भी और इसके भी, कहता है कि ओए इसको रात को तुम पिगाल ले जाओ, इसको गंदा करो, साले को, इस साले को गंदा करो, ये उसने कहा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, खालिद को कहा कि इस बुक्ति को, इस साले को पिगाल ले जाओ। पिगाल पेरिस की एक मशहूर जगह है। जी जी, समझ गया जी, समझ तो गया। मैंने अगली सुबह फिर मैंने खालिद से पूछा, मैंने कहा तू लेके गया सर सरदार साहब ने? कहता बड़ा बड़ा गंदा। तो मकसद मेरा कहने का है, सियासतदानों की मैंने आपको एक झलक दे दी है बस। लेकिन जो फौज की बात कर रहे हैं ना, जब सियासतदान ऐसे होंगे तो फिर कोई भी आपका जो तबका है ना, सेगमेंट है आपकी सोसाइटी, मैं कहता हूँ सोसाइटी तक आपकी बर्बाद हो चुकी है। आज पाकिस्तान में सड़कों पर जो कुछ नजर आ रहा है फतूर, वो सब इन सियासतदानों की वजह से है। जब मैं रिटायर होकर आया तो मैं अपनी छोटी सी गाड़ी पर जा रहा था, तो मैंने देखा एक रिक्शा वाला 7-8 बच्चे बिठाए हुए, और वो लाल बत्ती क्रॉस करके चला गया। तो मैंने जाके उसको पकड़ा। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं कि ये लाल बत्ती कानून तोड़ा है तुमने, और दूसरा ये बच्चों की जिंदगी तुमने खत्म। जब कानून तोड़ने की बात की तो उसने कहा सर तुसी केड़े कानून की गल करते हो? ये उसने इस तरह बदतमीजी से कहा, तो केड़े कानून की, जेड़ा उत्ते बैठा है उस वक्त मुशर्रफ था, कहता है केड़े कानून नाल बैठा है। तो मकसद ये है कि लोगों में ये सोच तो है ना अपने हुक्मरानों के बारे में। तो इस किस्म की बातें हैं। देखें, आपको जरा थोड़ा सा ना, आप चीजों को बड़े गौर से समझने की कोशिश करें। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये फौज, देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन योर कंट्री। सर मेरी ना बात, चार्ल्स डे गॉल ने भी फ्रांस के बारे में कहा था। तो आज भी मैं आपको बता दूं, अब ये बात हमें बाद में करनी चाहिए थी, अभी मैंने मुल्क की सूरत के बारे में बात करनी है। आप ये इशू कबल अज वक्त ले आए हैं, तो मैं कह देता हूं कि ये मुल्क अगर इस मौजूदा बहरान से भी निकलेगा तो वो फौज ही निकालेगी, क्योंकि इन इदारों में सकत नहीं है। ये सियासतदानों ने इदारे तबाह कर दिए हैं। ये सांस नहीं ले सकते पार्लियामेंट समझते हैं पार्लियामेंट है? मुझे बताइए उस पार्लियामेंट को जिसको जुडिशरी ने बर्खास्त कर दिया था इमरान के वक्त, रिजीम चेंज की गई, क्या किया इदारों ने? इदारे खुद इन्वॉल्व थे इस रिजीम चेंज में, और आज एक दूसरे के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इसी वजह से चाहता हूं कि इन सब इदारों में अगर मेरे लिए मुकद्दम है वो जुडिशरी है। मैं जुडिशरी का बहुत हामी रहा हूं, अगरचे उन्होंने इंसाफ नहीं किया। जस्टिस मुनीर ने जो तबाही की, और वो फिर फौज ने क्या, पहले तो असेंबली जो तोड़ी थी वो सिविलियन था, गुलाम मोहम्मद था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 54 में तोड़ी थी, फौजी ने नहीं तोड़ी थी। वो फिर जब ये तोड़ना सियासतदानों के झगड़े, तो फौज ने अपना असर रसूख तो करना था, उनका फर्ज बनता था कि इस रियासत को कायम रखना है, बाहर से भी और अंदर से भी। वही ना, अंदर से हिफाजत करने वाला भी रोल उन्हीं के हवाले कर दिया गया, हम नहीं, क्योंकि अवाम मस्त है, तुसी जो मर्जी करो इस मुल्क ना, सानू फिक्र नहीं। हम जो पंजाबी और सिंधी है ना, वो इसी किस्म की कौम है, मैं बता दूं। बल्कि कौम तो मैं समझते ही नहीं, इसको आप लोगों का ग्रोह समझ लीजिए। मगर हाँ, कौमियत अगर है तो बलोचों में है, और पख्तूनों में है, ईरानियों में है। ये है कौमें जिनको आज तक दुनिया की कोई भी ताकत ऑक्यूपाई नहीं कर सकी। हम तो सदियों से गुलामी के वो हैं, और जो हमारे हुक्मरान भी आए थे वो भी अजीब किस्म के थे, आते ही तोहफों की आदत में पड़ गए। ये दैट रिमाइंड्स मी टू तोशा खाना, कि वो शाहजहां या जहांगीर था कि जब पहली दफा अंग्रेजों का जहाज आया, सर थॉमस रो वहां के बादशाह, जेम्स वन था या कौन था, उसने भेजा, हाँ जी हाँ, तो वो भेजा, तो वो तोहफे इतने उसको पसंद आए, तो उसने फौरन मनादी करा दी पूरी सल्तनत में कि अंग्रेजों को अब यहाँ जहां मर्जी ये बिजनेस खोलें, जहां मर्जी रहना चाहें, और इनको बड़ी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि तोहफे इसने बहुत अच्छे भेजे हैं मेरे। और बादशाह को खत लिखा कि आइंदा भी भेजते रहना, और तुम्हारी जो कम्युनिटी है इसकी मैं बिल्कुल। यही बात 500 साल बाद पाकिस्तान में देखता रहा। जब मैं पूरी सर्विस, मैंने 40 साल इस मुल्क रही, बिहार खां भी मैं गया था थोड़े चंद हफ्तों के लिए, वहां भी मैं देख चुका हूँ ये सब चीजें, कि ये गल्फ की रियासत के शहजादे जो है ना हुक्मरान,
पैसा। तो ये हमारे हुक्मरानों ने इनको हजारों एकड़ जमीन बहावलपुर में, रहीम यार खान में, खैरपुर में और बलूचिस्तान के कई इलाकों में इनको अलॉट की हुई है, नाम से, शहजादों के नाम से, कि ये कुवैत का शहजादा है, ये सऊदी अरब का शहजादा है। कोई आइन में प्रोविजन नहीं है, कानूनी तौर पर कहीं जिक्र नहीं है कि इस तरह बाहर के हुक्मरानों को आप कोई जमीन देंगे। लेकिन ये सारे, उसके अंदर फौज भी शामिल होती थी और ये हुक्मरान भी, कि जी हम ये खैर सगाली का रोल प्ले कर रहे हैं। वो खैर सगाली ये थी कि वो जहाज बड़े बड़े उनके आते थे, हम रहीम यार खान या दूसरे, उन्होंने एयरपोर्ट्स बना दिए, उन जहाजों से कंटेनर उतरते थे बड़े बड़े, और वो सब इनके हुक्मरानों के घरों पर डिलीवर होते थे। ये डिप्टी कमिश्नरों की फर्ज होता था कि वो सारे जहाजों से उतर के उनको घरों तक पहुंचाया जाए। ये तोशा खाना वगैरह उन तोहफों को रजिस्टर नहीं करता था, और उनमें गाड़ियां होती थी, पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी, वो सब इनके घरों पे जाती थी। और हम लोग तो फॉरेन ऑफिस में तो हमें पता चलता था कि ये आए हुए हैं, मगर हम कहीं जाके वहां तो नहीं देखते थे, लेकिन हमें बता देते थे लोग कि जी वहां ये इतना बड़ा जहाज है, इतने कंटेनर गए हैं जी उसके फलां हुक्मरान के घर। और एक 92 में एक हमने एयरपोर्ट यूएई वालों को दिया बलूचिस्तान में, और वो उन्होंने इतना डेवलप कर लिया, हुक्मरान के लिए था, उनके शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। तो वो हर हुक्मरान जब आता था तो उनकी खातर भी करते थे। तो हमने बंदे मुकर्रर किए हुए थे जो उनको लड़कियां सप्लाई करते थे, यानी ये हमारे हुक्मरानों की तरफ से होते थे। ये जो आते हैं ना हमारे हुक्मरानों की, ये मुगलों से कम नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगरचे अब वो नहीं है। तो ये सब हुआ। उस, मैं एयरपोर्ट की बात कहना चाहता हूं कि वो इतना डेवलप किया एमिरेट्स वालों ने कि जब 9/11 हुआ तो उन्होंने अमेरिका के हवाले कर दिया वो एयरपोर्ट। और हमें सिर्फ, और उनको बता दिया कि आप ये ना बताएं कि किसी को पता ना चल जाए, बड़े सीक्रेट तरीके से। मगर मुशर्रफ को पता था। मुशर्रफ ने फिर अपनी किताब में खुद लिखा है, ये लिखा है कि मैंने बहुत कुछ, वो अमेरिकन प्रेशर था मुझ पे, मगर मैंने ये सिर्फ एक साइड पे एयरपोर्ट दे दिया है। वो एयरपोर्ट 2011 में हमने वापस लिया। तो इस किस्म के सारे जो फायदे हैं वो हमारे हुक्मरानों को पहुंचते रहे हैं, और ये इसी का जो है ना, जो असर वो जाता रहा। तो बाद में पिछले जब 3 हमारे आर्मी चीफ्स आए हैं, जिनमें जनरल क्यानी है, राहील शरीफ है, और ये दूसरे थे, तो उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल देख लीजिए कि वो सऊदी अरब के जाके मुलाजमत कर ली। ये चीजें नहीं होती हैं किसी, अब इंडिया का कोई जनरल चीफ, आर्मी चीफ जाके किसी मुल्क की नौकरी नहीं करता। ये हमारे यहाँ है सारी चीजें। तो ये गलत काम हुए हैं। हाँ, फौज ने बड़े जबरदस्त काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अगरचे वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत उनको ब्लेम किया जाता है, मगर मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस किस्म की उन्होंने डीएचएस डेवलप किए हैं, वो दुनिया में रेजिडेंशियल कम्युनिटीज दुनिया में नहीं बनाई गई। मैं सिर्फ ये शमशाद साहब, मैं एक बात माजरत से कहूं, मैं एक बात, आप, आई नो आप फौज को बहुत डिफेंड कर रहे हैं, मेरा खैर ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव बिल्कुल आपसे बरक्स है। मैं सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 65 साल में 58 से लेकर 2023 में पूरे पाकिस्तान की आप अगर हालत देख लें, पाकिस्तान के मुल्क के सारे इदारे कमजोर, हुकूमत के, पूरी एग्जेक्टिव, आपकी पार्लियामेंट, आपकी पुलिस, आपकी ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान का गरीब गरीब से गरीब हो गया। पाकिस्तान के अस्पताल तबाह बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के स्कूल और यूनिवर्सिटियां तबाह बर्बाद हो गई। एक इदारा रह गया सबसे ताकतवर, उसके अस्पताल भी सबसे अच्छे, उसके स्कूल भी सबसे अच्छे, उसके अफसर भी सबसे अमीर, सबसे ज्यादा ताकत उसके पास है। ये कैसे हो सकता है कि पूरा मुल्क तबाह बर्बाद गर्क हो गया और एक इदारा ताकतवर हो गया, और आप कहते हैं ये बहुत अच्छा इदारा है? नहीं, मेरी बात सुने, ये बहुत आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। इतनी अच्छी बातें आपने जो खुद सुना दी, जो मैं कहना चाहता था। बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स, और कंस्ट्रक्शन का काम जो क्या है, वो एफओ शेफओ क्या, वो मुझे नहीं पता क्या है, फौज का FWO, जो भी है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, यानी जितने अच्छे वो काम कर सकती है फौज, वो आपके सामने है। और मैं अब ये कह रहा हूं आजकल कि अब लड़ाई कोई नहीं, जंग कोई नहीं होगी। जो हमारी फौज
की जो ताकत है वो हमने फौज को एक डिटेरेंट दे दिया है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की हालत में। ये मेरा अपना आइडिया है कि अब फौज को इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं है, कम से कम 50% इसको कट डाउन करना चाहिए। और उसके बाद भी ये फौज जो है, ये जो आर्मी चीफ हो या वो भी, उसका कमांड सिस्टम भी बदलना होगा। मैं बताऊं, जॉइंट चीफ बनाने पड़ेंगे। या मैं आइंदा के लिए सोचता हूं, अगर हुक्मरान सोचे, कोई भी हुक्मरान हो, उनको सोचना पड़ेगा जिस कमांड सिस्टम को और जिस तरीके से फौज ने बिहेव किया है, अब उसके बाद जरूरी है कि पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। फौज का साइज छोटा करना है, उनमें इतनी काबिलियत आ गई है कि अब उनको मैन पावर की जरूरत नहीं है। अब तो वो थेरीज, कोग्निटिव और पता नहीं क्या क्या थेरीज की बात करते हैं। तो मकसद मेरा कहने का है, वो क्या होता है, मुझे अभी इंटेलिजेंस वगैरह भी जो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हर चीज वो हो रही है। तो बड़ी फौज का जरूरत नहीं है। वो अच्छे काम जो करती है फौज, अब उन सब को बजाय वो जाती पर्सनल लेवल पर उनका फायदा होता है। यानी ठीक है, वो वेटरन्स को देते हैं, अपने वो करते हैं, लेकिन इसको नेशनल लेवल पर लाना पड़ेगा कि फौज का जो भी चेयरमैन जो होना चाहिए वो कैबिनेट का मिनिस्टर हो, कैबिनेट का मेंबर हो, लेकिन अपना डेजिग्नेशन रखे। और जो फौज के पोर्टफोलियो में शामिल होंगी वो ये है कि अर्बनाइजेशन ऑफ द कंट्री, ये जो रेजिडेंशियल कॉलोनी, क्योंकि जो सिविलियन है, इन्होंने आज तक जितनी भी सोसाइटीज बनाई हैं, करप्शन और बेतहाशा नलायक किस्म की सोसाइटियां बनाई हैं। तो ये डीएचए जो बनाते हैं, ये नेशनल लेवल पर लाके वो बनाएं और डैम्स बनाएं, सेंसस करवाएं, सड़कें बनाएं, और बजाय शादी घर चलाएं या ये जो सिनेमा चलाएं या पेट्रोल पंप चलाएं, वो अब ये यानी इस तरह के फाइनेंशियल प्रोजेक्ट की बजाय बड़े प्रोजेक्ट ले। बाकी उनके पास हैं, यानी वो क्या है, फर्टिलाइजर कप है, इस किस्म की, वो करके वो नेशनल, अपनी नेशनल इकोनॉमी में सारा जाए। और फौज का जो बजट होगा वो अब हमारे नेशनल बजट से नहीं होगा, वो अपने इन चीजों से अपने खराजात भी पूरे करेगी, और जो मुनाफा होगा वो नेशनल इनकम में जाएगा। इसको बजाय इसके कि इनको जमीन अलॉट की जाए, बगैर इसके कि जी सबको कमर्शियल प्लॉट्स भी मिल रहे हैं, 6 कहीं से हर डीएचए में इनको प्लॉट्स मिलते हैं, ये बंद करना होगा। देखिए, मैंने एक प्लॉट भी नहीं लिया, अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं लिया मैंने कभी प्लॉट, क्योंकि मैं समझता हूँ रियासत की जमीन जो है वो इस तरह बांटने के लिए नहीं है। रियासत इज लाइक योर मदर। आप अपनी माँ के टुकड़े रख के बेचते हैं और उसमें महल बना के एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये चीजें सोचने वाली हैं, मगर जब आपके सिविलियन हुक्मरान बेईमान हो, यानी मैं बताऊं कि सर यही लाइए ना फौज, शमशाद साहब भुट्टो को लाया अयूब, शरीफ को लाया जिया, वो इस वजह से ना ये सिविलियन नलायक हैं। सिविलियन मुल्कों में जहां आए हैं सर, ये सिविलियनों को फौज ने अपनी हुकूमतों में खुद शामिल किया अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए। अच्छा, एनीवे लेट्स मूव टू द प्रेजेंट टाइम। शमशाद साहब मुझे बताएं ये जो हो रहा है। आई डोंट वांट टू हैव एनी आर्गुमेंट ऑन दिस। ठीक है, जो आपकी सोच है आप रखिए, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फौज के बगैर ये मुल्क जिंदा नहीं रहेगा। सर ये तो मैं भी समझता हूँ कि फौज के बगैर नहीं रहेगा। ये अदलिया भी जब देख लेना, ये जो इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया का, एक दिन इनको फौज ने डंडा दिखा दिया। प्रॉब्लम यही है कि फौज नहीं कर रही अपना रोल प्ले। मैं सिर्फ उम्मीद रख सकता हूं कि अगर मुल्क ने जिंदा रहना है तो हमारी फौज की मौजूदा क़यादत ने इस मुल्क को बचाना है, वरना मैं देख रहा हूं साफ कि ये मुल्क जा रहा है बर्बादी। सर ये में आधा मुल्क गया है, अब सारा मुल्क जाएगा। सर ये ना मुल्क ये पहले बचा सकी फौज, ना आज बचाएगी, ये सिर्फ अवाम बचाएगी। और अवाम की जब एक नुमाइंदा हुकूमत आएगी और फौज अपने हदूद में रहेगी तो आगे चलेगी। लेकिन मैं आज के हालात पे आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये बिल आया है, डू यू थिंक इससे आगे कोई हालात ठीक होंगे या बिगड़ेंगे? मेरे पास वो जो होता है ना कि पेशीन गोई तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन इन हालात में तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। ये चीजें कोई फख्र वाली बात तो नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ इससे बढ़कर किसी मुल्क में ये चीजें नहीं हो रही जो हमारे यहाँ। तमाशा बन गए हम। वी आर नॉट ए बनाना रिपब्लिक।
हम जोक हैं बिल्कुल, जिसके लतीफे मशहूर हो जाते हैं, वो सिखों की कोई रियासत थी कि अमेरिका पे चढ़ाई कर देंगे, हम उससे भी बदतर हैं। मैं कहता हूं ये मैं कभी सोच नहीं सकता था जब मैं पिछले 40 साल मैंने हुकूमत मुल्क, बल्कि अब तो मैं मुल्क भी नहीं कहना चाहता, सच्ची बात है। मैं फिर वही, लोग मुझे कहते हैं तो गुस्से में आ जाते हो, मुझे अफसोस होता है जब मैं बात करता हूं कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे मुल्क के साथ ये होगा। असल चीज ये है। तो मैं फिर उम्मीद करता हूं कि देखें हमने एक इतनी बड़ी मजबूत फौज कायम की है, हम सब ने मिलकर, कौम ने सारा अपना बजट दिया, अपने पैसे दिए और इस फौज को खड़ा किया, इसलिए कि वो अपने ही अवाम के खिलाफ। तो क्या करना चाहिए फौज को शमशाद साहब इस फौज हालात को में? अपने आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। मैं वो उस वो से क्या कह है? रहा हूं, मैं बताता हूं कि जब बाजवा अपनी फेयरवेल स्पीच में ये कह रहा था कि भी हर कोई मिस्टेक्स करता है, ठीक है जी, हमने भी गलतियां की हैं, उसने साथ ये कहा आखिर में कि बट लेट्स मूव अहेड। ये इसे ऐसे कैजुअल बात की जैसे कोई ऐसे उसके हाथ से कोई चीज गिर गई तो लेट्स मूव अहेड। तो मैं उसी दिन मैंने किसी प्रोग्राम पे कहा था, मुझे नहीं, मैंने कहा था कि बाजवा अगर तीसरा फिक्रा जो है वो सिर्फ ये कह देता कि लेट द पीपल डिसाइड, बस उससे इन ये जो चोर आपके बैठे हुए हैं इनकी जरूरत ना होती इस किस्म के कार्रवाइयां करने की कि इलेक्शन नहीं होंगे, उस एक फिक्रे से इलेक्शन हो जाता। मैं बता दूं उसे तो कुछ नहीं सर करना। आप बताएं कि इलेक्शन किसकी वजह से रुके हुए हैं? तो जाहिर है कि अब फौज नहीं करवाने हैं, क्योंकि नहीं, ये रुके कहना, हुए क्यों है? हो क्यों नहीं रहे इलेक्शन? हो क्यों नहीं रहे? नहीं वो तो ये क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, ये जो इस वक्त जिनको लाके बिठाया है वो तो बाजवा ने बिठाया ना, फौज ने बिठाया ना, क्योंकि जी अब जी। ये कहना है कि बाजवा की जिम्मेदारी फौज पे ना डाली जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। जो आर्मी चीफ होता है whatever he does on behalf of the army institution, अब तो ये ठीक, मानना पड़ेगा। ठीक है। तो जो जिन लोगों को आज से 4 साल 5 साल पहले आपने हर किस्म का सबूत मुहैया करके उनको डिस्क्वालीफाई करवाया था, 10-10 बक्से एविडेंस के दे के, और फिर उनको डिस्क्वालीफाई करके आप अपनी मर्जी से इस बंदे को जिसका नाम सिलेक्टेड पड़ गया था उसको लेके आए और उसको बंदे वो दिए जो आपके मुताबिक दुरुस्त थे। वो उसको पता चल गया था कि मुझे सही बंदे नहीं दे रहे हैं। जब आप की मर्जी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया उसने उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, वो तो बंदा एक सही दूसरी सोच वाला बंदा है। वो उस सोच की 75 साल से इस कौम को जरूरत है। मैं बता दूं, मैं बंदों के पीछे नहीं जाता, तो इमरान को मैं कभी नहीं मिला, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं सोच कहता हूं कि मेरे हिसाब से वो सोच थी जो इस मुल्क को चाहिए थी। और जब ये सोच सामने आई तो जो आर्मी चीफ था उसने कहा ये तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसने कहा कि तुम शबाशी उसको नवाज शरीफ को जाने दो, उसने कहा नहीं, तो उसने फिर प्लेटलेट का सारा ब्यूरोक्रेसी के जरिए से इस्तेमाल करके उसको भगा दिया यहाँ से। तो ये चीजें होती रही, मगर बात ये है अमेरिका के हवाले से, अमेरिका को बदजन किया उस बंदे ने ये कह के कि जी ये वो करवा रहा है, हालांकि हमारे मुल्क की पॉलिसी थी कि रूस के साथ भी हमने ताल्लुकात रखते हैं। ये सब चीजें हुई हैं, तो अब वो चीज हो चुकी है। अब वो चीजें सिर्फ ये पार्लियामेंट, ये तो पार्लियामेंट वगैरह तो कुछ नहीं है, तो सर अब मजाक है। बताएं सर, मेरा सवाल यह है कि अब इलेक्शन 30 अप्रैल को पंजाब में और 28 मई को जो है, ये अगर इनको को रोका जा रहा है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फौज कह रही है कि मैं हम सप्लाई नहीं कर सकते लोग, इलेक्शन और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है हम पैसा नहीं दे सकते हैं, तो रोक कौन रहा है इलेक्शन को? मुझे तो नहीं पता, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसका भी ये फैसला है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये दिस इज द एंड ऑफ द स्टेट। सर ये हमारे पास कहना सामने है ना शमशाद साहब, फैसले तो सामने है। फौज ने कह दिया मैं बंदे नहीं दूंगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये दो। मैंने तो फैसला नहीं, अब मैंने फैसला अगर मेरे जिम्मे होता मुझे पता है क्या फैसला करना चाहिए, लेकिन क्या वहां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लोग नहीं बैठे? वहीं देख लीजिए किस तरह भगदड़ मची हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चोर भी हैं और सही आदमी भी हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, ये सारे मुल्क का यही हाल है। आपको ये मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंट में भी इसी तरह डिवाइड किया हुआ है, जुडिशरी का भी यही हाल है। किसने डिवाइड किया है सर? किसने किया डिवाइड? ये फिर वही कमजोर लोगों का यही होता है, जो जोकर लोग होते हैं उनको हर बंदा एक्सप्लॉइट करता है। अच्छा, आप समझिए, ठीक। आप एक तरफ वन साइडेड देखते हैं, आप ले लेते हैं जी कि इसका है। मैं कहता हूं जो कमजोर होगा
हर मुल्क उसका निशाना बनाएगा, जूते मारेगा आपको, हर मुल्क आपका एडवांटेज लेगा। और ये यहाँ फौज अगर है तो फौज आपके ख्याल में कोई जंग लड़ सकती है इस हालत में? मैं कहता हूँ पहले ही हमने कश्मीर हमने गंवा दिया, सियाचिन हमने गंवा दिया, कारगिल हमने गंवा दिया। यानी बताइए हमने इंडिया के मुकाबले में क्या जीता है आज तक? तो हमें फिर इतनी बड़ी फौज क्यों चाहिए सर, जो कि जंग नहीं लड़ सकती? यही तो मैं कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम हकीकत पसंदी का सबूत दें, रियलिज्म करें और फौज का अपना साइज छोटा करें। जिस फौज की हमें जरूरत है उसके लिए सिविलियंस ने करना है, मगर वो कौन है सिविलियंस? यही तो मसला है। ऐसा आए जो जिसके पास विजन हो, जिसके पास जुर्रत हो, जो दुनिया के साथ बात कर सके। ये पर्चियां पढ़ने वाले लोग आपके मुल्क का दिफा नहीं कर सकते। मैं एक चीज बता दूं, ये तो एक ऐसे मोहल्ले में जिस तरह लड़ाइयां हो रही होती है ना, उस तरह की बातें हो रही हैं। कभी भी कोई काम की बात नहीं होती। बदकिस्मती ये है कि कोई भी इदारा ये बातें समझ नहीं रहा कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। हर इदारे में यही बात है। और फिर लोगों का भी, यानी पंजाब और सिंध के लोगों से तो मैं भी कुछ भी तवक्को नहीं करता, बिल्कुल नहीं तवक्को करता। ठीक, चलिए शाह साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त आपने टी शर्ट पहनी है रिस्टोर जुडिशरी की। ये कब की होती है? यही मैं बताऊं, मुशर्रफ के जमाने में मैंने ये इस किस्म की ये शर्ट्स कोई 100-150 बुला के डिस्ट्रीब्यूट की थी और मैं उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा था। अब और मैं अब फिर वो एक सोच रहा हूं कि कोई लॉन्ग मार्च शुरू करेगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अपनी अगर के मैं चल वो उम्र नहीं है मेरी, लेकिन मैं इंशाल्लाह। शमशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने साबिक फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के चोटी के फॉरेन ऑफिस के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज में शुमार है, आपने उनकी आज बहुत खरी खरी बातें सुनी। कुछ ऐसी बातें थी जिनसे मेरा उनके साथ बहुत सख्त इख्तलाफ है, लेकिन बिल्कुल इसके बहस का मजा ये है कि कॉन्ट्रेरियन व्यू भी हो और आप जो मुख्तलिफ आ रहा है उनसे उनसे उनको सुने। बहुत अच्छी बात। शमशाद साहब, अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिम्मत दे के आप ये टी शर्ट पहन के और बाहर निकले ऐसे मुजाहिद। पाकिस्तान में अगर चंद ही और होते तो पाकिस्तान की किस्मत बदली भी होती। अल्लाह सुब्हान तआला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, आपके सबको प्यारों को हिफ्ज़ ओमान में रखे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त से मुलाकात होगी। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब।